गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पिछला लेसन अधूरा छोड़ा था, थोड़ा सा पढ़ाया था आपको ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और आज बच्चों अगर आप कक्षा में होते तो मैं उन 3 श्लोकों का अर्थ आप लोगों से पूछती बारी बार, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, तो मैं ही उसको रिवाइज करूंगी और मेरे साथ आप भी रिवाइज करेंगे ताकि आपको वो श्लोक आ जाए। तो पहले श्लोक को मैं पढ़कर उसका खाली अनुवाद बताऊंगी। हम ये श्लोक पढ़ चुके हैं। इस पाठ का नाम भारत जनता अहम है, जिसे डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में भारतीय जनता के सरोकारों, उनकी आदतों, उनके कौशलों, वो किस चीज में दक्ष हैं, उनके ज्ञान का वर्णन किया गया है, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर मैंने आपको श्लोकों का उच्चारण करके बताया था और एक एक करके शब्दों के अर्थ और श्लोकों का अनुवाद बताया था। तो बच्चों आज मैं जो 3 श्लोक पढ़ाए गए थे उन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि वो आपकी कभी भी परीक्षा हो उसके लिए तैयार हो जाए, या कभी हम ही लोग बीच में टेस्ट लेंगे आपका, किसी तरह से ओरल हो सकेगा संभव या लिखित, तो उसके लिए आप तैयार हो सके। तो पहला श्लोक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान जिसका धन है, जो विनय से युक्त है, मैं शालीन भारत की जनता हूँ, मैं वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल, सुकुमार भारत की जनता हूँ। दूसरा श्लोक है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। मैं समस्त संसार में रहती हूँ, पूरे विश्व को कुटुंब मानती हूँ, जो प्रिय है और जो कल्याणकारी है उसे ही चुनती हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। ये दूसरा श्लोक था। तीसरा था, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटनी स्नाता परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धन से युक्त, ज्ञान धन से युक्त, साहित्य संगीत कला में प्रवीण या दक्ष, आध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नान, आध्यात्म अमृत रूपी नदी में स्नान की हुई पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। बच्चों इतना आपने पढ़ा था और मैंने आपको शब्दों में कुछ संधियों को तोड़कर उनके अर्थ भी बताए थे। संस्कृत में किस तरह से एक शब्द में 2 या 3 शब्द विभक्ति को लोप करके मिला दिए जाते हैं वो भी बताया था। तो मैंने पहले भी बताया था, खाली पढ़ना ही नहीं है, शब्दों की प्रकृति और उनके अर्थ करने की विधि भी जाननी है। मैंने पहली कक्षा में आपको अनुवाद के नियम भी बताए थे, उम्मीद है आपने वो सीखे होंगे। तो बच्चों आइए इस पाठ का बचा हुआ भाग हम पढ़ते हैं। मैंने ये भी बताया था कि विभिन्न प्रकार के निबंध लिखने में, ग्रुप डिस्कशन में, देश प्रेम का कोई अनुच्छेद लिखने में या संवाद लेखन में भी आपको इसके डायलॉग्स काम आ सकते हैं, ये अनुवाद काम आ सकता है। तो अगला हमारा श्लोक है, चौथा श्लोक मैं पढ़ रही हूँ पहले, फिर वैसे ही उसका अर्थ बताऊंगी। मम गीत है, मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ उसको पढ़ेंगे बच्चों, उच्चारण करके पढ़ेंगे। आप अपने घर में हैं तो आप तेज भी पढ़ सकते हैं, कक्षा में आप तेज नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग आपको कक्षा में अगर आप तेज पढ़ने लगेंगे बच्चों बहुत शोर हो जाएगा और हम लोग डांटने लगेंगे, तो घर में ऐसा नहीं है, आप जोर से पढ़ सकते हैं। मम गीतैः मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैः मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैः मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता अहम। तो इसमें बच्चों देखिए, मम मेरे, गीतैः मुग्धम, फिर मिला हुआ शब्द, गीतैः 2 शब्द हैं, मुग्धः, मुग्धम, मुग्धम। तो गीतैः में देखिए तृतीया बहुवचन है, गीतों से मुग्ध,
या गीतों से आकर्षित होने वाला। तो मम मेरे, गीतों से मुग्ध, समम जगत पूरा संसार। मम नृत्यैः, वैसे ही नृत्यैः मुग्धम, नृत्यों से मुग्धम आकर्षित, समम जगत पूरा संसार। मम काव्यैः, मेरी कविताओं से, मुग्धः आकर्षित, समम जगत पूरा संसार। रस भरिता, रस से भरी हुई, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो पूरा इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? पूरा संसार मेरे गीतों से मुग्ध है या आकर्षित है या प्रसन्न है, या गीतों पर मुग्ध है या आकर्षित है। दूसरे सेंटेंस का होगा पूरा संसार मेरे नृत्यों से आकर्षित है या मुग्ध है या नृत्यों पर आकर्षित है। मम काव्य, मेरी कविताओं पर पूरा संसार मुग्ध है। रस भरिता, रस से भरी हुई, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। रस क्या होता है बच्चों? साहित्य की रुचियाँ, जो मनुष्य के मन से जब वो रचना करता है तो सारे संसार को प्रसन्न करने के लिए रचना करता है। सारा संसार उन चीज़ों से प्रसन्न होता है। जैसे हम भी जानते हैं कि भारत के गीत, भारत के नृत्य, भारत की कविताएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें यही बताया गया है, पूरा संसार मेरे गीतों पर मुग्ध है, पूरा संसार मेरे नृत्यों पर मुग्ध है, पूरा संसार मेरी कविताओं पर मुग्ध है, और इस प्रकार रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। ये हमारा चौथे श्लोक का अर्थ हो गया है। अब अगला है बच्चों हमारा पांचवा श्लोक, जिसे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा आसक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। भारत की जनता कैसी होती है, उसकी विशेषताएं हैं। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ। उत्सव मुझे क्या है? प्रिय है। श्रम प्रिया, परिश्रम को प्यार करती हूँ मैं, परिश्रम को प्रिय मानती हूँ। पद यात्रा, पद यात्रा के द्वारा, पैदल चलकर, पद माने बच्चों होता है पैर, यात्रा है यात्रा करना। देशाटन, देश में घूमना, प्रिया, तो पद यात्रा के द्वारा देश में घूमना, देशाटन करना मुझे प्रिय है, अच्छा लगता है। लोक क्रीडा आसक्ता, इसमें फिर से बच्चों 3 शब्द हैं, देखिए, लोक, फिर है क्रीडा, फिर है आसक्ता। लोगों की खेलों पर आसक्त होने वाली, मुग्ध होने वाली, यानी कि लोगों की विभिन्न क्रीड़ाएं जो होती है जनता की, उस पर मैं क्या होती हूँ? मुग्ध होती हूँ, आसक्त होती हूँ या प्रसन्न होती हूँ। वर्धे, निरंतर आगे बढ़ने वाली। अतिथि देवा, फिर देखिए अ का प्रयोग है, वर्धे अतिथि देवा, फिर 3 शब्द हैं। वर्धे आगे बढ़ने वाली, अतिथि देवा, अतिथि को देवता मानने वाली, भारत जनता अहम, 3 शब्द हैं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो फिर से देखिए, मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम को प्यार करने वाली हूँ, पैदल चलकर देशाटन करना मुझे प्रिय है या अच्छा लगता है। मैं जनता की विभिन्न क्रीड़ाओं में रुचि रखती हूँ, मतलब मेरे देश के लोग जो विभिन्न क्रीड़ाएं रखते हैं उन्हें देखना या उनमें रुचि रखना मुझे अच्छा लगता है। वर्धे, निरंतर आगे बढ़ती हूँ, उन्नति की ओर बढ़ती हूँ। अतिथि देवा, अतिथि को, मेहमान को देवता मानती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ।
फिर से पूरा एक बार और बता रही हूँ मैं, मेरे साथ आप भी रिपीट करिएगा। उत्सवों को प्यार करने वाली, परिश्रम को प्यार करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश में घूमने वाली, देश में घूमने को प्यार करने वाली, जनता की विभिन्न खेलों पर रुचि रखने वाली, निरंतर आगे बढ़ने वाली, अतिथि को देवता मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो इसमें बच्चों किस तरह से जनता के माध्यम से कहलवाया गया है। कवि ने ये नहीं कहा कि भारत की जनता में ये गुण है, खुद भारत की जनता की आवाज के रूप में इस कविता को लिखा गया है। ठीक है, अब हमारा 6th श्लोक है, उसको मेरे साथ आप पढ़ेंगे पहले, फिर हम अर्थ जानेंगे। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम। ठीक है, मैत्री में, मित्रता में, मैं दो बार शब्दों को पढ़ रही हूँ तो आप सीखिएगा। मैत्री मित्रता में मेरी, सहजा सहज स्वाभाविक, प्रकृति अस्ति मेरी प्रकृति है, मेरा नेचर है। देखिए 2 शब्द हैं, प्रकृति, प्रकृति अस्ति। आप देखिए संधि होने के बाद ये जो विसर्ग हुए ये क्या बन गए, बीच में र बन गए। ये भी बच्चों आपकी संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि है, आपके सिलेबस में ये संधि नहीं है। ठीक है, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, नो मीन्स नहीं, दुर्बलतायाः दुर्बलता का, पर्यायः पर्याय है। मतलब क्या है कि मित्रता मेरा स्वाभाविक गुण है, मित्रता मेरी कमजोरी नहीं है। इस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं कि हम पूरे देशों को अपना मित्र समझते हैं, तो इससे हमें कभी कभी कोई देश, अभी हुआ है बच्चों हाल में ही, कि हमें क्या समझ लेता है, कमजोर समझ लेता है। तो वही इसमें समझाया गया है कवि के द्वारा कि मित्रता मेरी स्वाभाविक आदत है, मेरी दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। मतलब मैं सबसे मित्रता करता हूँ तो इसका मतलब मैं दुर्बल नहीं हूँ। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मैत्री की दृष्टि से, चक्षुषा मतलब आंखों से, संसारम संसार को, पश्यन्ति देखती हुई, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। देखिए यहाँ पर एक शब्द में और बता रही हूँ आपको, संसारम, संसार को, बालकम। देखिए कर्म का एक वचन है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, बालक को, तो इसका हम अर्थ क्या करेंगे, संसार को। मैं फिर याद दिला रही हूँ आपको वो ट्रिक जो मैंने अनुवाद के लिए बताई। तो फिर से इसका अनुवाद देखिए, मित्रता मेरा स्वाभाविक गुण है, दुर्बलता का चिन्ह नहीं है, मैं पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हुई भारत की जनता हूँ। अब हमारा अंतिम श्लोक है। बेटा पहले से भी आपने संस्कृत में जितने भी ग्रंथ पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी, हमारे देश की संस्कृति में ही विश्व को अपना परिवार मानने का गुण है। वसुधैव कुटुंबकम हमेशा हमारा सिद्धांत रहा है कि पूरे संसार के सभी लोगों को हमने अपनाया है, सभी धर्मों को अपनाया है और सभी को मित्र की दृष्टि से देखा है। ठीक है, तो अगला और आखिरी श्लोक है हमारा विश्वस्मिन्। पहले मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। जगति गताम अहम अस्मि। देखिए गता अहम अस्मि, गता गई हुई, अहम में, अस्ति है। तो अब देखिए अस्मि, बच्चों अस्ति नहीं है, ये अस्मि है, हूं, गई हुई मैं हूं। ठीक है,
तीन शब्द हैं, गताम, अहम, अस्मि। कितना छोटा उसको संधि से बना दिया गया है। तो विश्वस्मिन जगति गताम अहम अस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्मं, कर्मण्या भारत जनता अहम। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी। विश्वस्मिन इस संसार में, जगति पूरे, गताम अहम अस्मि गई हुई, अहम अस्मि हूँ, मैं पूरे संसार में हर जगह गई हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, इस विश्व में, इस संसार में मुझे सदा देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्मं, इस संसार के हर देश में, हर जगह, करोमि कर्मं, मैं कर्मरत रहती हूँ, मैं कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं भारत की कर्मशील या परिश्रमी जनता हूँ। तो पूरा अनुवाद हो गया। इस विश्व के हर देश में मैं गई हुई हूँ, इस विश्व के हर स्थान पर हमेशा मुझे देखा जा सकता है, देखा गया है। इस विश्व के हर स्थान पर मैं कर्म करती हूँ, हर देश में मैं कर्म करती हूँ, मैं भारत की कर्मशील जनता हूँ। क्या मतलब है बच्चों? भारत के लोग विश्व के हर स्थान पर पाए जाते हैं। उनकी वजह से, उनके ज्ञान की वजह से विश्व के हर देश में उन्हें बुलाया जाता है और वो संसार में ज्ञान देने का काम करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे स्टूडेंट, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे और भी काम करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग संसार के हर देश में पाए जाते हैं। तो यही इस अंतिम श्लोक में बताया गया है। तो बच्चों, इस श्लोक में भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं आपको बताई गई कि वो कोमल और कठोर एक साथ है। जब उसे कोमलता की आवश्यकता होती है तो वो कोमल है, और जब उसे कठोर होने की आवश्यकता होती है तो वो कठोर है। फिर बताया गया कि भारत की जनता हर देश में निवास करती है। फिर बताया गया कि भारतीय जनता आध्यात्मिक है, आध्यात्म में विश्वास करने वाली है, और साहित्य, संगीत और कलाओं में निपुण है। और फिर बताया गया कि भारतीय जनता का गीत, संगीत, नृत्य, उसकी कविताएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, आपको पता है जो हमारा पहला आदि काव्य रामायण है वो विश्व का आदि काव्य है, पहला काव्य कहा जाता है। उससे भी पहले जो वेद हमारे लिखे गए हैं वो विश्व के आदि ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इसलिए ये सब कहा गया है। और अगले में कहा गया है कि भारत की जनता उत्सवों को प्रिय मानती है, अनेक उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पर, और वो देश में इधर उधर घूमती है और अतिथियों को ईश्वर मानती है। और फिर बताया गया था कि वो सारे संसार से मित्रता का भाव रखती है, लेकिन मित्रता उसकी कमजोरी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने शत्रु देशों से या अपने दुश्मन से कठोर बनकर वीरता से क्या करती है, मुकाबला करती है। और अंत में बताया गया था कि इस विश्व के हर देश में भारतीय जनता कर्म करती है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको 4 श्लोकों का अर्थ भेजा है, वो आपको लिखना है। पहली कक्षा में आपने शब्द अर्थ किए होंगे, 3 श्लोकों का अर्थ लिखा होगा। आज आपको 4 श्लोकों का अनुवाद करना है, और आपको एक काम और करना है, पेंसिल से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्योंकि बच्चों, लेसन आपने पढ़ लिया, शब्द अर्थ आपको आते हैं, आपने लिख लिए हैं, पूरा अर्थ आता है, तो इस पर डिपेंड
जो एक्सरसाइज है आप पेंसिल से उनको सॉल्व करेंगे, जिन्हें हम अपनी अगली कक्षा में फिर आपको बताएंगे। तब आप देखेंगे कि आपने कितने अभ्यास कार्य जो है वो सही किए हैं, या आपके कुछ अभ्यास कार्य जो गलत हुए हैं, जब हम उनको कराएंगे तो आप उनको क्या कर लेंगे, सही करेंगे। फिर से अच्छी तरह से सुनिएगा, आप पेंसिल से सॉल्व करेंगे ताकि आप उनको मिटाकर सही कर सकें। और पेंसिल से करने में एक और लाभ होता है बच्चों, जब परीक्षा का टाइम होता है तो हम उनको मिटा के दोबारा उसी बुक में फिर से कर सकते हैं। इससे हमारी स्टेशनरी की भी बचत होती है, व्यर्थ हमें कॉपी के पेजेस खराब नहीं करने पड़ते हैं। तो बच्चों आज हम क्या यहीं पर अपनी कक्षा समाप्त करें? ठीक है, आप पढ़िएगा, आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं।